हर पल बदलती इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज स्थिर है और वो है खुद बदलाव। आज जितनी तेजी से वैश्विक समीकरण बदलते हैं, उतनी ही तेजी से देशों के हित बदल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन हितों को साधना आसान नहीं होता। इसके लिए जटिल कूटनीतिक समीकरण अपनाने होते हैं और इसमें कभी सॉफ्ट डिप्लोमेसी से देशों के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति करनी होती है, तो कभी कठोर नीति अपनाकर अपने हितों के लिए दूसरे देशों को तैयार करना होता है। इस जटिल कूटनीति को हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भली भांति समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने हित साधने के लिए दो विपरीत ध्रुवीय व्यवस्थाओं के बीच भी संतुलन बनाकर रखता है। उसके इस रुख को हम यूं समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने न तो रूस की निंदा की है और न ही यूक्रेन का समर्थन किया है, मगर फिर भी अमेरिका के साथ उसके अच्छे संबंध कायम हैं। इसके अलावा इजराइल हमास युद्ध में भी भारत का यही रुख नजर आता है और यही वजह है कि वो अमेरिका के साथ क्वाड और I2U2 का हिस्सा है, तो वहीं चीन और रूस के साथ SCO और ब्रिक्स में भी मंच साझा कर रहा है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो ये कि आखिर भारत ऐसा कैसे कर पाता है। भारत की वो कौन सी मशीनरी है जो भारत के हितों के लिए कूटनीतिक चाल चलती है और साथ ही इसके पीछे भारत के कौन से आदर्श काम करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा में हम भारत की इस पूरी कूटनीति को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल एक देश अपने आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक हितों के लिए यूं तो कई आदर्शों पर समय समय पर खरा उतरता है और समय के अनुसार ही उन्हें बदलता भी रहता है, लेकिन मोटे तौर पर हर देश के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं। और अगर इसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आजादी के बाद से भारत के कूटनीतिक सिद्धांतों में पंचशील सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता प्रमुख आधारशील तत्व हैं, जहां संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, समानता व पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पंचशील सिद्धांत के आधार हैं, तो वहीं किसी भी गुट का हिस्सा न बनकर दूसरों को साथ लेकर अपना विकास करना गुट निरपेक्षता के पीछे की सोच है। हालांकि गुट निरपेक्षता को अक्सर मल्टी अलाइनमेंट के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन जैसा कि वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपनी किताब द इंडिया वे में लिखा है कि गुट निरपेक्षता मल्टी अलाइनमेंट नहीं बल्कि ऑल अलाइनमेंट का सार तत्व है। इसका मतलब ये है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का आधार सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर भारत की तरफ से कूटनीतिक संबंध स्थापित कौन करता है। वो कौन है जो भारत के रणनीतिक हितों को दूसरे देशों के सामने या वैश्विक पटल पर रखता है। तो असल में भारतीय विदेश सेवा के तहत कार्यरत लोग भारत की तरफ से ये काम करते हैं। भारत में इसकी उत्पत्ति का श्रेय ब्रिटिश शासन को दिया जाता है, जो वर्ष 1783 में इस तरह की सेवा का प्रस्ताव लेकर आया था। हालांकि पूरी तरह से भारत सरकार की बाहरी गतिविधियों को संभालने के लिए एक अलग राजनयिक सेवा स्थापित करने का विचार 30 सितंबर 1944 को सरकार की योजना और विकास विभाग के सचिव लेफ्टिनेंट जनरल T.J. हटन ने दिया था और जिसे आजाद सरकार ने भी जरूरी समझा। आज भारत की तरफ से विदेश सेवा के तहत कार्यरत ये डिप्लोमेट्स ही हैं जो भारत के हितों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद से ही ये डिप्लोमेट्स भारत के हितों के लिए कई प्रकार के गठजोड़ कर रहे हैं और जिसमें भारतीय विदेश संबंधों के आधारभूत तत्व अपनी मुख्य भूमिका बनाए हुए हैं। ऐसा सबसे पहला महत्वपूर्ण गठजोड़ हमें वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में नजर आता है। दरअसल तत्कालीन कूटनीति को साधने के लिए खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस, लंदन, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा करके कूटनीतिक रिश्ते साधे थे, लेकिन इस यात्रा की पृष्ठभूमि भारत के कूटनीतिज्ञों ने तैयार की थी और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना अमेरिका में तैनात भारतीय राजनयिक लक्ष्मीकांत झा को करना पड़ा। ये पहले चीन में तैनात थे और चीन की बढ़ती परमाणु क्षमता के विरुद्ध अमेरिका का साथ तलाश रहे थे। उनकी इस जोड़ तोड़ की राजनीति को मशहूर अमेरिकी डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब व्हाइट हाउस ईयर्स में भी वर्णित किया था। चीन भी तत्कालीन समय में भारत के लिए स्वाभाविक खतरा बन चुका था कि कहीं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर एक बार फिर हमला न कर दे। लेकिन चीन में तैनात तत्कालीन भारतीय राजदूत
ब्रजेश मिश्र ने संकटकालीन परिस्थितियों में भारत चीन के संबंध सुधारने पर जोर दिया और यही कारण रहा कि भारत इन बाहरी प्रभावों से मुक्त हो सका। अपने हितों को लेकर वैश्विक संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति का दूसरी बार सामना भारत ने तब किया जब उसने वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किया। लेकिन सभी मुख्य देशों के विरोध के बावजूद भारत एक बार फिर अपनी कूटनीतिक भाषा में विश्व को ये समझाने में कामयाब रहा कि ये परीक्षण उसने दुनिया में विनाश लाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए किया है। ऐसा सबसे पहले तो भारत ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जारी कर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के सिद्धांत को प्रतिपादित कर किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के राजनयिकों ने भी दूसरे देशों में जोड़ तोड़ की रणनीति अपनाई। लेकिन इसकी शुरुआत यकायक नहीं हुई थी, बल्कि चीनी परमाणु कार्यक्रम के विरुद्ध अपनी असुरक्षा को लेकर भारत के राजनयिकों ने वर्ष 1965 से ही वैश्विक माहौल बनाना शुरू कर दिया था। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधि विष्णु त्रिवेदी ने परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी पर वैश्विक देशों को साथ लाने का प्रयास किया, लेकिन महाशक्तियों के रवैये को देखते हुए संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए भारत ने अपनी क्षमता पर जोर देना ज्यादा जरूरी समझा। इसी संदर्भ में साल 1998 में भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया और इस परीक्षण के साथ ही अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन भारत सरकार के साथ काम करने वाले उत्तरी कैरोलिना के स्वदेश चटर्जी के नेतृत्व में भारतीय अमेरिकी समुदाय की पैरवी की कोशिशों के कारण मात्र 1 वर्ष के भीतर ही ये प्रतिबंध हट गए। और इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 वर्ष के भीतर ही भारत की यात्रा तक भी की। इसके बाद भारत के राजनयिक संबंधों में एक तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव आया वर्ष 2008 के 26/11 हमले के बाद। उस दौरान न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन के तत्कालीन मुख्य सचिव प्रकाश गुप्ता ने अपने भाषण में कहा था कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास तब तक क्षुद्र भू राजनीतिक हितों के कारण विफल होते रहेंगे जब तक आतंकवाद की चुनौती से निपटना संभव नहीं हो सकेगा। जहां ऐसे भाषणों से भारत ने चीन के चरित्र को विश्व के सामने ला दिया, वहीं पाकिस्तान को वैश्विक परिदृश्य से दूर करने में भी कामयाब रहा। इस समय भारत को सऊदी अरब और फारस की खाड़ी के देशों से भी अभूतपूर्व सहयोग मिलना शुरू हुआ। भारत की कूटनीतिक जीत का एक प्रयास हमें भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी में भी नजर आता है। दरअसल इस दौरान भारत के डिप्लोमेट्स को एक साथ 3 हित साधने थे। पहला तो पुलवामा हमले की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निंदा करे और इसके लिए जैश-ए-मोहम्मद को दोषी माने, तो वहीं अभिनंदन की कुशल वापसी हो। इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूएनएससी था। तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले के मीडिया बयान ने भारत के रुख से वैश्विक समुदाय को परिचित कराया, तो वहीं भारतीय राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में देशों को एकजुट करने और जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को आतंकवादी डिक्लेयर कराने में कामयाब रहे। इस दौरान भारत ने न केवल P5 देशों बल्कि कई खाड़ी देशों को भी अपने साथ करके पाकिस्तान पर दबाव बनाया और उसे अलग थलग कर दिया। अब इसके बाद अगर हम हालिया संदर्भों की बात करें तो चाहे चीन को उइगर मुस्लिमों पर घेरने की बात हो या रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को खत्म करने का पश्चिमी देशों का दबाव, भारत किसी दबाव के आगे नहीं झुकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सब के बावजूद भी वो अपने रिश्ते किसी देश से खराब नहीं करता, उल्टा ऑल अलाइनमेंट की अपनी नीति पर कायम रहता है। कनाडा के साथ भी खालिस्तान मुद्दे पर भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन इन संबंधों का असर हमें भारत के अन्य पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते पर नहीं नजर आता। दरअसल हाल ही में कनाडा में हुई एक खालिस्तानी नेता की हत्या भी भारत की कूटनीतिक चाल की परीक्षा है। इसके पहले G20 नेताओं की घोषणा पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए भी भारतीय राजनयिकों ने 200 घंटे से ज्यादा की वार्ता का नेतृत्व किया और इसके कारण ही G20 समूह यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर सहमत हो पाया। यानी भारत हर बार विश्व को ये बताने में कामयाब रहा है कि वो सबका साथ साधते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखेगा। अब आप पूछेंगे कि कैसे?
तो इसका जवाब भारत के उन्हीं आधारभूत सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में निहित है जिनकी चर्चा से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी, यानी पंचशील सिद्धांत और ऑल अलाइनमेंट की नीति। इसका अर्थ ये है कि भारत कूटनीतिक संबंधों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को मान्यता देता है तो वहीं हस्तक्षेप की नीति को भी स्वीकारता है। इसलिए वो मानवाधिकार के मुद्दे पर चीन को नहीं घेरता है और इसी आधार पर वो कश्मीर मुद्दे का या चीन के साथ अपने सीमा विवाद के अंतर्राष्ट्रीयकरण के खिलाफ रहता है। वहीं रूस यूक्रेन या इजराइल हमास संघर्ष में भारत मानवीय आधार पर युद्ध विराम का आह्वान तो करता है, लेकिन हस्तक्षेप के सिद्धांत को दरकिनार नहीं करता। आपसी सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, समानता व पारस्परिक लाभ, ये ऐसे कुछ आधार हैं जिन पर कायम रहकर ही भारत विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत सिखा रहा है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरे अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पोलैंड की संसद द्वारा डोनाल्ड टस्क को अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। नए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह वार्सो में स्थित राष्ट्रपति भवन में हुआ। गौरतलब है कि देश में 15 अक्टूबर को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें कुछ दलों के समूह ने जीत हासिल की थी। अलग अलग टिकट पर चुनाव लड़ने वाले इन दलों ने टस्क को अपने नेता के तौर पर चुना। इससे पहले साल 2007 से लेकर 2014 तक वो पोलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वहीं पोलैंड के मौजूदा प्रधानमंत्री मार्टुश मोराविएकी की हार के बाद राष्ट्रवादी कानून और न्याय पार्टी का सत्ता में लगभग 8 साल के कार्यकाल का अंत हुआ। नॉर्थ कोरिया के विदेश आर्थिक संबंध मंत्री युन जोंग हो के नेतृत्व में उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने रूसी गवर्नर ओलेग कोझेमायाको संग बैठक की। ये मीटिंग नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में संपन्न हुई। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही रूस उत्तर कोरियाई लोगों के साथ कृषि, पर्यटन और व्यापार में सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। गौरतलब है कि सितंबर में हुई किम जोंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने कोझेमायाको की इस यात्रा के महत्व को बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियां संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उनके साझा टकराव और संरेखित हितों को दर्शाती हैं। माली में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने आधिकारिक तौर पर देश में अपने 10 साल की तैनाती को समाप्त कर दिया है। माली में मिनुस्मा यानी संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन नामक इस मिशन ने राजधानी बमाको में अपने मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र का झंडा झुका दिया, जिसके माध्यम से इस मिशन के अंत की घोषणा की गई। हालांकि 1 जनवरी के बाद परिसमापन चरण की प्रक्रिया समाप्त होगी, जिसमें शेष उपकरण को अधिकारियों को सौंपने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। गौरतलब है कि MINUSMA मिनुस्मा ने पिछले 1 दशक से माली में लगभग 15,000 सैनिकों और पुलिस बल को बनाए रखा था। तो व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। शेष विश्व के साथ संबंधों में भारत के राजनयिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं, विवेचना कीजिए।